हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो कैसे हो नीट फाइटर्स आप सब यार। कॉन्फिडेंस आपका आपको बना के रखना पड़ेगा भयंकर तरीके से। इस समय पॉजिटिविटी आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास का जो रीजन है वो कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम एकदम पास आ चुका है। ओके, सो आज हम बात करने वाले रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की। आउट ऑफ 75 एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है, तो फटाफट देख लेते हैं बिना टाइम गंवाए बढ़िया तरीके से कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस कंसीडर किए गए हैं और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरे को आप डायरेक्ट बता सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं शर्माने का दोस्तों, किसी भी तरह की सिचुएशन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बात करने से ही सॉल्यूशन निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, सो लेट्स सी। आई थिंक मैंने आपके साथ 33 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में सारे के सारे मिल जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन में क्योंकि लेंथी हो जाती है, और लेंथी वीडियो फिर इस समय थोड़ा सा आपको हो सकता है कि टाइम वेस्ट भी होता है लेंथी वीडियो, क्योंकि अब वो टाइम गया है कि हम बहुत लेंथी वीडियो देखते थे। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं तो उसने बोला है कि इस तरीके का सर्किट दिया गया है और उसमें जो बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो मैंने आउटसाइड मतलब बाहर को लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप अपना एक्चुअल सर्किट देखो और इसको देखो। ठीक है, उसने बोला है कि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ये सेल है, इसके साथ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सेल ये इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको मान लो आप R1, इसको मान लो आप R2 और इस सेल का वोल्टेज मान लो आप E1 और इसको मान लो आप ठीक है E2। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, है ना। ये तो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, दो मेथड हो सकते हैं इसको क्रैक करने की, ज्यादा भी हो सकती है, आप ध्यान से समझो, लेकिन आपने यहाँ पे इफेक्टिव मेथड यूज करना है। आप केवीएल से तो हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों बैटरी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दिस इज द पैरेलल ग्रुपिंग, है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट निकालने के लिए इसका टोटल ईएमएफ निकालेंगे, है ना, नेट ईएमएफ निकालेंगे और नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा सर, ईएमएफ तो चलो हम निकालेंगे। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस, ये जो दोनों इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस जो यहाँ पे पैरेलल में आपको नजर आ रहे हैं, दीज बोथ रेजिस्टेंस जो बैटरी से कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उनका इक्विवेलेंट निकाल लेना, और प्लस ये जो रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली उनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ सीरीज में होगा, तो इससे आप ऐड कर देना। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये पैरेलल ग्रुपिंग और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसमें करंट पूछे, तो ये वाला मेथड यूज करना है। तो सर कैसे करेंगे, ई इक्विवेलेंट अलग से निकाल लो, इसको अलग से निकाल लो, पुट अप कर दो, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। देखो, ई इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए E1, ठीक है, जो बैटरी है उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दोनों की पोलैरिटी सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, E2 over R2 over 1 plus R1 plus 1 plus R2, simple। ठीक है, just put here, you will get direct E equivalent। तो E1 कितना है सर, 4/2 हो जाएगा, E2 कितना है सर, 6/4 हो जाएगा, 1/2 plus 1/4। now you can see this is 2, this is 3/2, 2 plus 3/2 over, देख पा रहे होंगे 1/2 and this is 1/4। ठीक है, तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, 4 बनेगा, तो 2 3/4 हो जाएगा ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो दोस्तों 2 to 4 यानी 7/2 एंड दिस इज 3/4। तो ई इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं आपके पास बन रहा है यहाँ पे 4 into 7/2 into 3 एंड दिस इज 2 एंड 14/3, इतना वोल्ट बन रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, इतना वोल्ट बन रहा है ई इक्विवेलेंट, मतलब ये आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद तो कैलकुलेशन है यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। ठीक है, अब सर आर इक्विवेलेंट निकालना है इन दोनों का, तो 1/R इक्विवेलेंट हमें पता है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है, तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 आप निकाल सकते हो। तो R1 कितना है, 2 4 2 प्लस 4, तो दिस इज 2 into 4 और 6 यानी 4/3 आ गया कि नहीं, तो यहां पटक देना। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट आया आपके पास 14/3। ठीक है, ये आ गया आपके पास 4/3 और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2, समझ गए होंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2, बहुत ध्यान से समझो आप। ठीक है, तो क्या करना है सर, देखो 14/3 ओवर 3 3 6 10, 3 से 3 कैंसिल, सो यू कैन राइट दिस इज 14/10 यानी जो करंट आएगी वो आएगी 1.4 एम्पियर। दिस इज योर करंट। क्लियर है, तो भाई इस तरीके से आप अगर आप सॉल्व करोगे, तो एक तो ये है जो आपने याद रखना है, पैरेलल ग्रुपिंग और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इन पैरेलल ग्रुपिंग सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको उसके सीरीज के साथ ऐड करके आप
टोटल करंट यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑसम प्रॉब्लम है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए, लिटिल बिट टाइम ले सकता है कैलकुलेशन में। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत अच्छे से आप इसको उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इजी है ना। क्वेश्चन में बोला गया इन द मीटर ब्रिज सेटअप विद द नल डिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज, ठीक है। सो आप देख सकते हो डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है, मेरे सामने डायग्राम है। तो पूछा क्या गया है कि भाई नल डिफ्लेक्शन के केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो यार ये रहा आपके पास अननोन रेजिस्टेंस, बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, फॉर्मूला भी याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर ये किन दो पॉइंट पे टच है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करो, कर दिया सर, ठीक है। इसके लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस है उसकी करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है, दोनों को डिवाइड करो, 55/20 कर दिया। फिर से सुनो, लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ, दोनों को डिवाइड करो, इक्वल टू सर इधर जो रेजिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी, यहां से लेके इसको ए मान लो, इसको डी मान लो, इसको बी मान लो और इस पॉइंट को सी मान लो, तो यहां से यहां तक कितनी होगी। आपको पता है ये मीटर ब्रिज है ना, और इसका जो टोटल लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर, तो 20 तो कितना बचेगा 80 सेंटीमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लेंथ ये रही, तो R/80, ये कैंसिल हो गए, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो R इक्वल टू आ गया 4 × 55, समझ गए होंगे, ठीक है। सो R आ गया सर 220 ओम, ठीक है। तो दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से करना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है तो लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ, राइट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी लेंथ, ठीक है। अननोन वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इजी है। क्वेश्चन नंबर 36 को याद रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जा सकता है। 36 का रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पता क्या पूछ रहा है, ए चार्ज पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r and with the uniform speed v, the ratio is magnetic moment to the angular momentum। मैग्नेटिक मोमेंट m होता है और एंगुलर मोमेंटम l होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जब भी कभी एक चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट को I इंटू a लिख सकते हो आप, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू क्रॉस सेक्शनल जो एरिया रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम तो आपको बताइए, आपको कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका जो रिलेशन आता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम हमेशा चार्ज बाय 2m होता है, याद रखना, चार्ज बाय 2m यही आएगा निकल के, तो आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है एज इट इज, ठीक है। अब गाइस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, ठीक है। आप देखते रहना, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, कुछ आप अपने आप भी कर लोगे, उड़ा डालोगे, मेरे को पता है। जो आपसे नहीं होंगे वो आप सोल्यूशन में देख लेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 37 इजी है यार, उसने बोला एक ट्रूथ टेबल दे रखी है, देख सकते हो आप, आपके सामने है ट्रूथ टेबल आपके सामने है। इसने बोला इनपुट ए, इनपुट बी और यहाँ पे मिलेगा आउटपुट, ठीक है, ये मिलेगा आउटपुट, ठीक है। उसने बोला 0 0 1, ठीक है। उसने बोला 0 1 1, ठीक है। उसने बोला 1 0 1 और 1 1 0। उसने बोला कि ये जो ट्रूथ टेबल है कौन से गेट की है, और की, एंड की, नोर की या नैंड की। क्या बात कर रहे हो, देखो देखो, अगर हम इनपुट 0 0 दे, है ना, और 1 मिले तो ये कब पॉसिबल है, सोचो, है ना, कब पॉसिबल है। नॉट गेट में तो एक इनपुट होता है, नॉट गेट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, नॉट गेट तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऑप्शन में दे रखे और गेट, अगर आप और गेट लोगे ना, देखो ए को 0 दोगे, ये ए है, ये बी है, 0, तो 0 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि और गेट इसको ऐड करके 0 ही दे देगा ना, लो प्लस लो लो ही देगा, ठीक है। और गेट भी नहीं है, इसी से पता चल गया और गेट भी नहीं है। एंड गेट, एंड तो इम्पॉसिबल, एंड तो हमेशा क्या बोलता है, दोनों ही हाई होने चाहिए, इस पे तो दोनों ही लो है, और ये तो 0 ही देगा डेफिनेटली, ये भी नहीं है, एंड गेट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 नॉर गेट। नॉर इसका रिवर्स होता है, ठीक है, नॉर इसका रिवर्स होता है, इट मे बी, ठीक है, नॉर इसका रिवर्स होता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो नॉर और का रिवर्स होता है, अगर 0 0 दे रहा हूं तो ये 0 0 पे यहाँ पे 0 को बाहर 1 दे देगा, ये सही हो सकता है, ठीक है, सही हो सकता है। 0 1 1 है तो मैं देखूंगा 0, ठीक है, 1 0 1 आपका 1 होना चाहिए था, इसका रिवर्स 0 हो जाएगा, ये गलत हो गया। 0 1 का आंसर 0 आना चाहिए था, जबकि यहाँ 1 है, तो मतलब नॉर भी नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, नैंड गेट होगा पक्का। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। कैसे सर, अगर आप नैंड गेट की बात करो तो एंड का अपोजिट होता है, 0 0 2, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0.0 कितना मिलना था, 0, उसका बार 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिल रहा है। फिर अगर आप 0 1 दोगे तो 0 1 0 ही मिलना था, फिर से इसका बार फिर से 1 मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट है। दिस इज फॉर नैंड गेट, यू जस्ट रिमेंबर दिस इज फॉर नैंड गेट, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बस गेट्स की, है ना, सिंपल गेट्स की, ओके ओके गाइस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में हमेशा पूछे जाते रहे, हमेशा पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, उसने बोला एक इस तरीके का सर्किट आपको दे रखा है, आप देख सकते हो गेट का
कॉम्बिनेशन है, उसने बोला द ट्रूथ टेबल फॉर दिस वन, यानी इसमें भी ट्रूथ टेबल ही बनानी है, ठीक है। बट चूंकि इसमें गेट का कॉम्बिनेशन है तो पता क्या करोगे, एक्स वाई यहाँ पे आपके पास मिल रहे हैं इनपुट, तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पता क्या करो, ठीक है, देख लो यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट मतलब आउटपुट में मिल रहा है आपको z। तो हमें तो ट्रूथ टेबल बनानी है, देख ले आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे गिवन है, तो x की वैल्यू आप क्या दे सकते हो, 0 दे दो, उसको 0 दे दो, ठीक है। तो जब यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, देखो तो ये 0 डायरेक्ट इस पे जाएगा, इस पे, और ये कौन सा गेट है पहचान लो, नैंड गेट है, और नैंड गेट 0.0 उसका रिवर्स करेगा, यानी 0 का रिवर्स यानी 1 देगा, समझ में आई बात, ठीक है, 1 देगा। और यही दोनों इनपुट इस वायर के थ्रू इस पे भी फेड है, देखो इस वायर के थ्रू इस पे भी फेड है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 0 आएगा, ये और गेट है, और गेट से 0 0 0 ही मिलेगा, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, ठीक है, समझिए आप, यहाँ से 1 0, और ये नॉर गेट है, नॉर यानी 1 0 1 होता लेकिन उसका रिवर्स हो जाएगा, 0 मिलेगा, तो इस पे 0 मिलना चाहिए आपको, ठीक है, इस पे 0 मिलना चाहिए। फिर आप क्या करोगे सर, इसको 0 दे दो, इसको 1 दे दो, तो जब आप इसको 0 दोगे और इसको 1 दोगे तो यहाँ पे फिर से आपको 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, इस पे 0 1, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो 1 1 जाएगा इसके पास, और अगर इसके पास इस बार 1 1 जा रहा है, 1 इधर से 1, तो ये और होता तो 1 मिलता, नॉर है तो फिर से 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, समझ गए आप, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर आपने इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, ठीक है, अगर सर मैं इसको 1 दे रहा हूं और इस वाले को 0 दे रहा हूं तो फिर से यहाँ 1 ही आएगा, तो 1 0 या फिर से 1 आएगा, ठीक है, और 1 1 फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 0 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, उसको 1 दे सकते हो, उसको 1 दे सकते हो, समझ गए, इसको 1 1, तो अगर 1 1 दोगे तो अब यहाँ 0 आ जाएगा, 1 1 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 0 1। ओके गाइस, सो ये इसकी ट्रूथ टेबल बन गई है, इसमें सारे के सारे आउटपुट 0 आ रहे हैं, एक बार आप चेक कर लेना इसको, इसमें ट्रूथ टेबल शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में क्यों कोई भी करेक्ट मेरे को नजर नहीं आ रही है, एक बार आप भी सोल्व करके देखेंगे, मेरे को बताएंगे कि आपका आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखना भाई, ठीक है, आप करेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। 39, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। उसने बोला द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 20 ओम, एक वायर है आपके पास, ठीक है, एक वायर है और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है। इट इज सो स्ट्रेच्ड दैट द लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब इसको स्ट्रेच किया गया और उसकी लेंथ हो गई है 3 टाइम्स, स्ट्रेच करने के बाद इस इनिशियल लेंथ L1 है तो आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ हो गई है 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ध्यान से समझो, लेंथ में चेंज किया, देन व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, क्या बात कर दी यार, जब भी लेंथ में चेंज करें वायर को स्ट्रेच करके, तो लेंथ चेंज होने के बाद ओरिजिनल की जितनी टाइम्स होती है उसको ले लो, n = 3, और जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग वो होगा n² × इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये याद रखना, मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया था। तो n की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर × R1, ठीक है, तो 9 × 20 दैट इज 180 ओम, तो दिस इज योर न्यू रेजिस्टेंस, दिस इज योर न्यू रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 40 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है सर, देखो सिंपल सा एक पार्ट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, और इसमें आपको केवीएल अप्लाई करना और आपका आंसर हो जाएगा। उसने एक पार्ट दे रखा है और इधर से जा रही है करंट, 2 एम्पियर की करंट जा रही है, और यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट बैटरी है, 9 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज 5 ओम। आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो जो पॉइंट ए एंड बी है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये सीधा सा ना केवीएल का क्वेश्चन हो गया, जिधर से करंट जा रही है ना उधर से चलना स्टार्ट करो, इस पॉइंट पे लेट्स सी पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट पे लेट्स सी पोटेंशियल VB है, ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस है। क्या करना है सर, देखो आप यहां से चलो, तो जब यहां से चलोगे तो आपके पास है VA, जैसे ही आप आगे चले करंट रेजिस्टेंस में एंटर कर रहे हो और आप भी इधर जा रहे हो तो माइनस लेना है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, इसके अक्रॉस वो माइनस होगा, माइनस IR होता है, तो 6 × 2 है ना, 6 × 2, फिर आप आगे बढ़े, आपको बैटरी मिली प्लस से माइनस, और जब बैटरी को हम प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस ही लेंगे उसका वोल्टेज, समझ गए। फिर आप रेजिस्टेंस में एंटर कर रहे हो, 2 एम्पियर की करंट 9 में जा रही है, तो -9 × 2, फिर बैटरी मिली माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ले लेंगे, प्रोसेस ध्यान रखना। फिर वो करंट एंटर करेगी 5 में, तो -5 × 2 और इक्वल टू VB, क्योंकि B के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो फाइनल पॉइंट को पोटेंशियल को इक्वल कर दो, बस सॉल्व कर लो, ये आएगा 12, ये आएगा 12, ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो VA - VB की वैल्यू आपने निकालनी है, दैट इज 48 वोल्ट, ये आना चाहिए आपके पास 48 वोल्ट। आप इसको चेक करेंगे, आराम से कर सकते हैं। मेन था केवीएल की इक्वेशन को कैसे लिखना है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41,
और 41 में आपको पता है क्या बोला है, एक पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, उसकी लेंथ जो है उस वो दे रखी है आपको 4 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ दे रखी है, ए बी वायर मान लो आप, पोटेंशियोमीटर का लेंथ दे रखी है 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस भी दे रखा है इस वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वो है 10 ओम। ठीक है जी, 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, है ना। मतलब मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, ठीक है। इसको एक सेल के साथ जिसका ईएमएफ दे रखा है मैं लिख लेता हूं 2 वोल्ट, आप लैंग्वेज पे ध्यान दे बस, ठीक है। 2 वोल्ट का ईएमएफ से कनेक्ट किया गया। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, समझना, उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है। और के को आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, टोटल वायर में जो सेल अक्रॉस उसके अप्लाई किया गया वो 2 वोल्ट का है, और टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 4, तो आ गया आपका के, आ गया आपका 0.5 वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, हमें फंसाने की कोशिश की गई थी, दैट्स इट, ठीक है। तो आप देखेंगे उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस होगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज उसने अप्लाई किया है दैट इज, एंड उसकी जो टोटल लेंथ है उससे आप डिवाइड करेंगे, सिंपली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 ये था आपके पास। अब हम चलते हैं 42 के पास, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, आप ध्यान से देखते जाना बॉस, ठीक है। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 डॉट, और इस कैटेगरी क्वेश्चन आपने देखा होगा मॉडर्न फिजिक्स से काफी पूछे जाते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। आफ्टर दिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ आर लैम्डा अल्फा लैम्डा पी रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा का रेशियो पूछा है, ठीक है। यानी वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या थी। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पास क्या होती थी, सबसे पहले तो ये समझो, देखो H अपॉन P, और P की जगह हम लिख सकते हैं 2m E, ठीक है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता लैम्डा होता है H अपॉन P, और P को हम ये लिख सकते हैं, और K हमें काइनेटिक एनर्जी की यहाँ बात नहीं करी है, तो यहाँ पे चार्ज की बात करिए, पोटेंशियल की बात करिए, तो QV लिख सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी को। वोल्टेज के टर्म्स में तो ये बन जाएगा आपका H ओवर अंडर रूट ऑफ 2mQV। अब उसने बोला जो पोटेंशियल है दोनों का सेम है, तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, बसा मास बसा चार्ज, ये कॉन्स्टेंट है। तो जो लैम्डा है पहले लिखो प्रोटॉन के लिए, फिर लिखो अल्फा के लिए, तो यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट में m अल्फा ऊपर जाएगा और p का नीचे रहेगा इनटू, ठीक है, और चार्ज ऑफ अल्फा ऊपर जाएगा, चार्ज ऑफ पी नीचे रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है ना, 100 है ना, 100 वोल्ट, तो हमने बस मास बचा और चार्ज, और दो पार्टिकल अलग अलग तो उनका मास अलग अलग होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 टाइम्स होता है, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आप जब समझ सकते हैं, छोटी है आप समझ सकते हैं। तो ये आएगा अल्फा पी ओवर अल्फा, सॉरी लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका 2√2 आई थिंक, ठीक है। दिस इज योर 2√2, नाउ यू कैन सी, ठीक है। और 2√2 किसके अबाउट आएगा देख लो, उसने बोला नियर बाई बताओ कितना होगा, नियरेस्ट इंटीजर 2 इंटू 1.414, तो ये आ जाएगा दैट इज 8, ठीक है, 2.8 यानी नियर बाई 3 आएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से बनाए जा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 जिसका फर्स्ट ऑप्शन आपने करेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है करेक्ट वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V विद द फ्रीक्वेंसी इन द फोटोसेल। भाई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ उसका जो रिलेशन होता है, याद रखना ये ग्राफ होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे कट करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये रखना उड़ा देना, ठीक है, ये रखना उड़ा देना, देख सकते हो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है सर, उसने बोला व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n4 टू n1, जब वो 4 से 1 पे आ रहा है, ये n4 लेवल है उसका, ये 1 पे है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकाल लो उसका कितना होगा, n4 पे एंगुलर मोमेंटम आपको पता है NH अपॉन 2 पाई होता है कि नहीं, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा 4h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और जब वो n पे जंप करके आएगा 1 पे, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, h अपॉन 2 पाई। उसने बोला चेंज कितना हुआ, निकाल लो ना चेंज, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 होगा, जो चेंज आएगा वो आएगा 3h अपॉन 2 पाई, समझ गए होंगे आप, ठीक है। डिफरेंस निकालना है इनका, खत्म है कहानी, कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या है सर, देखो
इजी है, आराम से करेंगे आप, बस आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट। उसने बोला अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज एट 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी सपोज करो R0 है और वो 1/32 उसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिकेज एट 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी इन 25 डेज, मतलब उसका टाइम दे दिया 25 डेज, ठीक है, टाइम दे दिया है, ठीक है। अब उसने बोल रहा है कि जो बचा हुआ अमाउंट है ना एक्टिविटी का वो कितना है, 1/32 है इसका ओरिजिनल का, यानी ये दे रखा है आपको, ठीक है, जो एक्टिविटी बची है डीके होने के बाद वो ओरिजिनल की 1/32 है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, हाफ लाइफ। तो यार हाफ लाइफ निकालना है, टोटल टाइम दे रखा है, ठीक है। हाफ लाइफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल टाइम होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ, ये निकालना है, ये पता है, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ये कहां से निकालोगे, यहां से, आपको पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है R0 1/2 की पावर n, ठीक है, और R0 आपको दे रखा है R0/32 इक्वल टू R0 और 1/2 की पावर n सॉरी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये दो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपके R0 कैंसिल, n निकालना है ना तो इसको 2 की पावर में लिखो, तो इसको 2 की पावर 32 को 5 नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना, तो 1/2 की पावर ये बनेगा आपके पास n, और यहाँ पे बेस सेम है तो n आपका 5 आ गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों, तो t हाफ आपका आ गया 25/5, दैट इज 5 डेज। तो दिस इज योर हाफ लाइफ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द क्वेश्चन, ओके, इजी है, बस फॉर्मूला याद रखें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 46 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्पस, आपके लिए बहुत जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाने के चांस हो जाते हैं हमारे एग्जाम में। उसने बोले ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर, सबसे पहले बोलो ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, वो भी सीई मोड है, कॉमन एमीटर मोड है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है लिख लो, पहले देख लो वोल्टेज गेन पूछा है, तो भाई याद करो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता था, बीटा, ठीक है, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सर रेजिस्टेंस गेन को, ऐसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट होता है आरसी कलेक्टर पे और इनपुट होता है आपका बेस पर, ठीक है, बेस वाला जो रेजिस्टेंस, अगर ये दे रखा है तो उड़ा दो यार बॉस, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, इसको उड़ा सकते हो आप। तो क्या करेंगे सर, देखो वोल्टेज गेन डायरेक्ट आ जाएगा, बीटा का मतलब क्या होता है, आपको पता है कॉमन एमीटर में बीटा जो होता है वो होता है IC ओवर IB, ठीक है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, ठीक है ना। सो यू जस्ट पुट द वैल्यूज, है ना, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए और वैल्यूज आपको पुट अप करनी आनी चाहिए, लिटिल बिट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस, उसके बाद उड़ा डालोगे, ठीक है। तो बीटा यार सर IC कितना है, IC है 1 मिली एम्पियर, तो 1 लिख रहा हूं मैं, एंड दिस इज 20 माइक्रो, तो ये मिली है तो -3, माइक्रो है तो -6 इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है सर, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है ऑलरेडी आपको R0 4 किलो ओम, और इनपुट क्या है सर 1 किलो ओम, हो गया ना यार, ठीक है, हो गया। देखो इसको कैंसिल करोगे तो -3 ऊपर जाएगा, 1000 जाएगा, 1000/20 इंटू 4, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, एंड दिस इज 50 यानी 200, वोल्टेज गेन मस्ट बी 200, चेक कर लो है कि नहीं, बेहतरीन फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है बॉस, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 सर, इसमें क्या है, 47 में कुछ भी नहीं लेने का, उसने बोला डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताओ, ठीक है, म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताओ। इसकी डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू पुट करोगे फिर इसकी तेल निकल जाएगा, ये डायमेंशन हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रेशियो ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट पे होल अंडर रूट है, तो इसकी डायमेंशन हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, याद रखियो, ठीक है। 48 क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है सर, ठीक है, 48 में बोला एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, एक बल्ब आपको दे रखा है, ठीक है सर, एक बल्ब आपको दे रखा है, इस पे रेटिंग वोल्टेज लिखी है 220 वोल्ट और 100 वॉट, ये इसकी पावर है और ये इसका वोल्टेज है अप्लाइड, जो रेटेड वोल्टेज होते हैं ना जिसपे मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, एंड इतनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है, देन व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज, कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा अगर इस पे हम 110 वोल्ट का सप्लाई दें, ठीक है, इसकी खुद की वोल्टेज इतनी है जिसपे इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, रेटिंग वोल्टेज, ठीक है, पावर इतनी है, जब बैटरी आपने 100 वोल्ट की लगाई तो कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा, बस ये निकालनी है, ठीक है। तो बैटरी की जो पावर है यहाँ पे वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है, नो प्रॉब्लम। तो कैसे करेंगे सर, देखो भाई, इस पावर को जो बैटरी की है इसको बोलते हैं सप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, और जो पावर इसको बैटरी देगी जो कंज्यूम करेगा उसको बोलते हैं सप्लाइड पावर, तो इसकी खुद की पावर है रेटेड और ये इसका वोल्टेज है रेटेड, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, तो ये जो इसके ऊपर बल्ब के ऊपर लिखा रहता है ना, यहां से निकाला जाता है बल्ब का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, V² बाई R, यानी
वी स्क्वायर बाय पी, तो वी एस का रेटेड वोल्टेज बाय इसकी पावर है रेटेड, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और बैटरी ने कितनी सप्लाई की, तो बैटरी का पावर निकालना पड़ेगा बॉस तुम्हें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, बैटरी ने जो सप्लाई की वी एस स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक है, यहां से निकालना। तो सिंपल है देखो, तो जब मुझे पी एस निकालना है ना, उसने बोला व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, तो बैटरी जब 110 वोल्ट की आप सप्लाई कर रहे हो तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो पी एस निकालना है। तो बैटरी का वोल्टेज ले लेना और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और रेजिस्टेंस इस पे देखिए डेटा से निकल जाएगा। तो जब यहाँ पे आप पुट करोगे ना, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो पी आर ऊपर जाएगा और ऊपर बचेगा वी एस ओवर वी आर का होल स्क्वायर, यहां पे पुट कर दो या तो इसको याद रखो डायरेक्ट। तो पी एस कितना आएगा, देखो पी आर कितना दे रखा है 100, वी एस कितना है 110, ये कितना है सर दिस इज 220, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये 2 आ गया। तो पी एस यू कैन राइट 100/1/2 का स्क्वायर, यानी पी एस आ गया 25 वोल्ट। इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा अगर आप 220 वोल्ट की बैटरी अप्लाई नहीं कर रहे हो, 110 की बैटरी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इजी है कि नहीं, कर लेंगे, कंसेप्ट भी अच्छा है, बेसिक कंसेप्ट है, यू कैन सॉल्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ओके। सो सर इसमें क्या होगा, ये तो इजी यार, काफी टाइम आपने प्रैक्टिस किया होगा, बस बेसिक से कंसेप्ट है, उसमें आपको पता होना चाहिए। उसने बोला मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इन दिस गिवन डायग्राम। देखो भाई, उसने वायर्स को इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से बनाया है, वायर्स को इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे। ये सेंटर पॉइंट O है, इस छोटे वाले रिंग की रेडियस है R1 और आउटर वाले रिंग की रेडियस है R2, समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसकी रेडियस है R2। तो बोल रहा है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो कितना होगा, ठीक है, निकाल लेंगे। यार बॉस क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा मैं एक चीज याद दिलाता हूं आपको कि जब भी कभी एक सेमी सर्कल हो, ठीक है, और उसके सेंटर पे, सेमी सर्कल ही तो है, ये छोटे वाला सेमी सर्कल ये है, ये बड़े वाला है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, पहले तो उसके जो दोनों एंड है इसके सेंटर पे एंगल बनाते हैं पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू थीटा, दैट इज द एंगल मेड बाय दैट रिंग एट द सेंटर। तो अगर वो सेमी सर्कल है तो पाई लिखना है, कंप्लीट सर्कल है तो 2 पाई लिखना है, बस सिंपल, ठीक है। और अगर उसमें करंट जा रही है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव फील्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा। अंदर वाले में जो करंट है वो ऐसे जा रही है, अगर पूरी घूम जाती तो क्लॉकवाइज होती है, और इसमें जा रही है ऐसे, अगर ऐसे घूमती तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो फील्ड आएगा, इसको वायर 2 मान लो और इसको वायर 1, जबकि ये जो स्ट्रेट वायर है ना, ये वाला और ये वाला, ये चूंकि सेंटर से पास होगा आगे पीछे एक्सटेंड करने पे, तो इनका फील्ड 0 हो जाता है। तो नो वरी अबाउट दीज 2 वायर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बी एट सेंटर ड्यू टू फर्स्ट वायर प्लस ड्यू टू सेकेंड वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे सर, पहले का मैग्नेटिक फील्ड लिखो, इसका म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई R1, उसका फील्ड अंदर जाएगा, ठीक है, और पाई होगा इसका, ठीक है, माइनस लेंगे, ध्यान रखना माइनस लेंगे, ठीक है, प्लस अब ये जो आउटर वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो यू कैन राइट म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, रेडियस बस अलग हुई है और एंगल सेम है और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप कॉमन वगैरह ले लो, देखो रेडियस के साथ नेगेटिव साइन है, कॉमन ले सकते हो आप, यहां से कॉमन क्या लेंगे सर, ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2, चेक करो ऑप्शन, ठीक है। R1 आपका 1 बाई में होना चाहिए, R2 भी 1 बाई और R1 नेगेटिव होना चाहिए, इसमें से कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, यानी करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बेसिक कंसेप्ट यूज करना आना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 50 को आप एक बार देख लो, ग्राफिकल क्वेश्चन है, इजीली यू कैन सॉल्व, क्वेश्चन को बस रीड कर लेना केयरफुली, ठीक है। उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन B, ठीक है, विद द डिस्टेंस R फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, ठीक है। देखो भाई, आप सबको पता होगा कि लॉन्ग वायर की जब भी हम बात करते थे, लॉन्ग वायर की है ना, जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें इसके आसपास के पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो हमें पता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसका हमेशा इसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लॉन्ग वायर के केस में। तो ग्राफ सीधा सा दिख रहा है आपको, ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यू कैन सॉल्व, बस रिजल्ट याद रखो, आप ग्राफ इस तरीके के डिजाइन कर सकते हो, और मैंने देखा इस टाइप के ग्राफ काफी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ओके। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, ओके बॉस। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं, और डायरेक्ट कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड है, आप ध्यान से देखो, हुआ है ना, मैक्सिमम तरीके से आप इसके बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हो। व्हाट इज दैट सर, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, एक मैग्नेट है आपके पास जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको गिवन है m, और वेक्टर में गिवन है, ध्यान रखना 50 I कैप, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 50 I कैप, ओके, इज प्लेस्ड इन द x एक्सिस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है, व्हाट इज दैट सर,
0.5 आई कैप प्लस 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 3 जे कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोल रहा है कि टॉर्क कितना है, क्या बात कर रहा है, मजाक कर रहा है क्या, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है भाई, याद करो m क्रॉस b। तो ये तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें केवल एक ही कंपोनेंट है आई कैप। तो जब क्रॉस करते हैं तो आई को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है, समझ गया ना। सेम वेक्टर को क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो चूंकि यहाँ m पहले लिखा है तो m की वैल्यू पहले लेनी है। तो 50 आई कैप क्रॉस 3 जे कैप, तो आ गया 50 इंटू 3 व्हाट इज दैट 150 आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे आप सबको पता होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, आई क्रॉस जे तो बचा के, तो के होगा, तो 150 के कैप। दिस इज योर टॉर्क, दिस इज योर टॉर्क। नाउ यू कैन सी, अच्छा सर ठीक है, ये हमारा टॉर्क आ गया बड़े तरीके से न्यूटन मीटर में, ठीक है, इजी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है सर, उत्तरी, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट विद यूजुअल नोटेशन इज गिवन बाय। तो यार जब भी एक बार मैग्नेट की बात करेगा ना वो, और जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की बात करता है कभी भी, ठीक है, तो ये इसके अबाउट ऑसिलेट करते हैं, तो उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। याद रखियो हमेशा अंडर रूट ऑफ आई ओवर एम बी, और बी लेना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द डाइपोल मूवमेंट उसका, ठीक है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज योर फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे रिवाइज हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 53, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करेंगे ना भाई, इंपॉर्टेंट है। इस बार जेईई मेन में भी मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन अपने यहाँ पे कराया था, और जेईई मेंस में स्टार्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपके लिए भी बता रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन, यानी म्यू आर दे रखा है 5500, रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है आपको, देन इट्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विल बी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पूछा है, याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता था, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ससेप्टेबिलिटी प्लस 1, बस खत्म कहानी, इसको याद रखना भाई, है ना। तो ये आपको दे रखा है 5500 माइनस 1, हमें निकालना मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, 5499 बचेगा ना, यही बचना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर फॉर्मूला याद है तो ये इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स फ्री के देके जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो तकलीफ देगा भयंकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 54 में अगेन रिजल्ट पूछा गया है, ठीक है, रिजल्ट पूछा गया है। क्या है सर रिजल्ट, आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 54 को, ठीक है। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एज इंटरनल पॉइंट पर पूछा है। यानी जब आप याद करो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जब बात करते हैं तो पूरे में चार्ज होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है ना, तो इसका सेंटर अगर यहाँ इसके इंटरनल पॉइंट पे, जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस होती है इंटरनल पॉइंट की, कोई पॉइंट ले लो P, वो रेडियस से कम होगी, क्योंकि रेडियस तो सरफेस तक जाती है, ठीक है। तो ये इंटरनल पॉइंट पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे ना इस डिस्टेंस पे, इस वाली पे, तो हमेशा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। r क्या है, डिस्टेंस है, रो क्या है, इस पे चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यही होगा, ढूंढ लो, यही होगा, रो r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जीरो, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होता तो जीरो, इंटरनल पॉइंट पे जीरो होता, इसके केवल सेंटर पे जीरो होता है, इसके केवल सेंटर पे जीरो होता है अगर पूछ ले, बाकी कहीं जीरो नहीं होगा, ठीक है, याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55 में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस को लिखते थे हम L से, और सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय दिस इज L, ठीक है। ये L है सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये उसकी लेंथ है सोलेनॉइड की, ये सबको आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है भाई, आपको देखो याद रखनी पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर और अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो सर, यस यही बात कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो। उसने बोला इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता था ना, याद करो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता था, यानी कंपाउंड में, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, माइक्रोस्कोप, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता था, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, याद करो वो कैसी इमेज बनाता था, ऑब्जेक्टिव लेंस, नॉट ओवरऑल फाइनल
इमेज की बात नहीं कर रहा है, वो केवल ऑब्जेक्टिव कैसी बनाता था। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। और वैसा भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है और आई पीस की ज्यादा होती है, ये ध्यान रखो। तो ऑप्शन ढूंढो। रियल बनती थी, बिल्कुल बनती थी। डिमिनिश्ड होती थी, बिल्कुल होती थी। रियल एंड इनलार्ज्ड बिल्कुल भी नहीं है। वर्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्चुअल तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, रियल बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा रियल बनाता है और छोटी बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है। समझ गए आप, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस टेक्निकली पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जो फाइनल इमेज बनती है वो लार्ज बनती है, बड़ी बनती है, समझ गए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट की क्वेश्चन नंबर 56 हमने उड़ा डाला है। बेसिक से कंसेप्ट पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, या तो इस पे फॉर्मूला पूछा जाएगा या इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांस है, ध्यान से, ठीक है। चांस है कैसे सर, मतलब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूं, वो बोल रहा है एक्स-रे ट्यूब मिनिमम वेवलेंथ इज गिवन बाय। जब भी एक्स-रे का नाम यूज करे, एक्स-रे, ठीक है, और मिनिमम वेवलेंथ पूछे, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ की जब भी बात करेगा तो भाईजान ये हमेशा होता है HC/EV, ठीक है, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है, HC/EV। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, E चार्ज है उसका पार्टिकल का, ठीक है, और V अप्लाइड पोटेंशियल है, V अप्लाइड पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आप याद रखेंगे प्लीज, और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आराम से आप सॉल्व करके आ सकते हो। तो एक्स-रे की मिनिमम वेवलेंथ का यही फॉर्मूला होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके ओके भाई। तो अब बात करने वाले हैं, धीरे धीरे हम पास पहुंच रहे हैं, 75 क्वेश्चंस के पास पहुंच रहे हैं। बस आप मेहनत कर रहे हैं, इसको देखें, प्रैक्टिस करें, अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करें, ठीक है। मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। आपका लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा बॉस, है ना। उसने बोला था हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 100 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 58 की बात कर रहा हूं ना, तो उसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है 100 आवर्स, ठीक है, 100 आवर्स हाफ लाइफ है, ओके। पूछे क्या गया सर, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेनिंग आफ्टर 150 आवर्स वुड बी, है ना। तो आफ्टर 150 आवर्स मींस टाइम दे दिया आपको 150 आवर्स का, और आपसे पूछा है फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज दैट, ओरिजिनल एक्टिविटी, है ना, ओरिजिनल एक्टिविटी, एक्टिविटी कर रहे हैं हम भी तो कर रहे हैं एक्टिविटी, पढ़ने की और पढ़ाने की, ठीक है। तो क्या पूछा है सर, देखो R इक्वल टू होता है R0 1/2 की पावर n, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो जो रिमेनिंग है उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, ये रहा फ्रैक्शन, ये पूछा है आपसे। तो आपने क्या करना है, n निकालना है बस। n कैसे निकालोगे, अभी बताया था फॉर्मूला मैंने, टोटल टाइम होता है n इंटू हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम दे रखा है क्या, यस 150 दे रखा है सर, n एंड हाफ दे रखा है सर, यस दे रखा है सर। तो n कितना आ गया सर, 150/100 आया सर ये आया 3/2, देख लो, चेक करो, 3/2, n यहाँ पे पटक दो तो R/R0 आ गया सर 1/2 की पावर n, और n है 3/2, जिसको आप लिख सकते हो 3/2 को आप लिख सकते हो। याद करो, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली, कैलकुलेशन कैसे बनाए, तो 2√2 यू कैन राइट इट, ठीक है। दिस इज योर आंसर, चेक इट आउट, है ना। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं बॉस। 59 में क्या है सर, देखते हैं भाई क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। पोटेंशियल दे रखा है आपको 5x² प्लस 10x माइनस 9, ठीक है। हो सकता है इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आए, बट कंसेप्ट यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट x इक्वल टू 1 पे, है ना। जब x की वैल्यू 1 मीटर होगी या सेंटीमीटर वॉटेवर जो भी होगी, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या बात कर रहे हो यार, पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यार। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी E कैन बी रिटन एज माइनस dV/dx के टर्म्स में, तो x लिखेंगे। डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, और माइनस साइन मत बोलना वरना पंगे हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएट करो, देखो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 10x, पता है ना डिफरेंशिएशन बेसिक, और ये भी 10x है केवल, तो x की पावर 1 है तो 10 बचेगा, और ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये बचा। तो -10 × 1 + 10, तो ये आ गया -20, क्लियर है, -20 चेक करे हैं, यस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वोल्ट पर मीटर, है ना। इजी है भाई, आराम से करेंगे आप, बस इस पे ध्यान देंगे, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है सर इसमें, ए कॉइल हैविंग एन एरिया, एक कॉइल है आपके पास इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। एक कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कॉइल है, और वो पता क्या कह रहा है, इसका जो एरिया है ना कॉइल का क्रॉस सेक्शनल, वो दे रखा है आपको
2 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। और दिस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था आपके पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बाद में चेंज होके हो गया 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, टाइम ले रहा है चेंज होने के लिए 2 सेकेंड, टाइम ले रहा है चेंज होने के लिए 2 सेकेंड, ठीक है सर। तो पूछा क्या है सर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, रिमेंबर गाइस, E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी, है ना। ऑप्शन में ना माइनस नहीं है तो यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड, तो माइनस हटा सकते हो, मैग्नीट्यूड ले लेना। तो कैसे लिखेंगे सर, फ्लक्स तो दे ही नहीं रखा है, तो देखो ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, तो आप लिखेंगे डी ओवर डी टी, ठीक है, ओवर डी टी, इसको लिख सकते हैं बी ए। तो बी तो चेंज हो रहा है, एरिया बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा B2 माइनस B1 ओवर चेंज जो हो रहा है, ठीक है, ओवर टी, तो एवरेज ले लेंगे आप यहां से, ठीक है। तो E आएगा सर, एरिया 2, B4 से 1 से 4 हुआ, T लिया 2 से 2 कैंसिल, तो सर E की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, चेक करें, सिंपल सा फॉर्मूला 3 वोल्ट, यस करेक्ट है। तो आराम से आप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, अगर आपके फंडे क्लियर है तो यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम डायरेक्टली एक्चुअली, ठीक है। ओके, तो यार सर अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ओके, वो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है सीरीज एलसीआर सर्किट है, वाह कितनी देर बाद आया भाई ये, सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो L है, C है और फिर R है, ठीक है, और एक सोर्स यहाँ पे एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट किया गया होगा, सोर्स का वोल्टेज बताना है। एल के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है आपको 40 वोल्ट, और कैपेसिटर पे जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 120 वोल्ट, और रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज दे रखा है दैट इज 60 वोल्ट, ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। तो सोर्स का वोल्टेज बता रहा है, ध्यान रखना जब भी सोर्स का वोल्टेज पूछे ना, ओवरऑल वोल्टेज, तो हमेशा क्या होता है अंडर रूट ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, चूंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है तो VC माइनस VL का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या VL माइनस VC भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। और ये प्लस V रेजिस्टेंस वाले का, ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो हो जाएगा। तो क्या होगा सर, VC है 120 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस VRS 60 का स्क्वायर, तो V आ जाएगा सर, ये बचेगा 80 का स्क्वायर प्लस 60, और ये आपको दिख ही रहा है 100 ही आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 100 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, 100 वोल्ट, दिस इज योर आंसर, ठीक है, इजी है यार, है ना, टेंशन नहीं लेने का, बस देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 62 देखो सर, 62 में क्या है सर, उत्तरी ट्रांसफॉर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन अ 230 वोल्ट लाइन, सप्लाइज ए लोड ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि 230 लाइन ऑपरेट कर रहा है 230 वोल्ट लाइन पे, और सप्लाइज ए लोड ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:25, यानी प्राइमरी वोल्ट टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स का जो रेशियो है 1:25 दे रखा है, इजी हो गया है तो भाई, ठीक है। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट हो रहा है 230 वोल्ट पे, यानी ये इनिशियल वोल्टेज दे रखा है अप्लाइड 230 वोल्ट, और जो उसने बोल रहा है कि ये सप्लाई करंट कर रहा है लोड को, वो 2 एम्पियर है, यानी लोड को जब भी करंट सप्लाई होती है तो I2 होती है, हमेशा ध्यान रखिए, I2 होती है, सेकेंडरी करंट होती है, मतलब प्राइमरी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, प्राइमरी पूछ रहा है। तो भाई क्या कर सकते हो यहाँ से आपको, यानी N1 N2 और इनका रेशियो, ये तो भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। देखो N1 ओवर N2 इक्वल टू होता है I2 ओवर I1, तो I2 निकाल लो, I2 नो I1 निकालना है यहाँ से, तो वैल्यू पुट करो, N1 कितना है 1/25 है दोनों का रेशियो, I2 कितना है सर 2 है, I1 ये रहा, तो I1 आ गया 50 एम्पियर, डायरेक्टली हो गया, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो गया, ठीक है। वोल्टेज की कोई रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनका रेशियो आपको गिवन था, और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो हमेशा सेकेंडरी ओवर प्राइमरी करंट का रेशियो होता है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ओके सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है सर, अ थिन प्रिज्म P विद एंगल 30 डिग्री, एक प्रिज्म है आपके पास, थिन प्रिज्म है, इसका एंगल दे रखा है A1, मान लो उसको 30 डिग्री, ठीक है सर, ओके, एंड दिस इज मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.45, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म P2 मेड फ्रॉम ग्लास, इसको कंबाइंड किया जाता है बॉस, और इसको कंबाइंड करा जा रहा है एक दूसरा प्रिज्म है उसके साथ, ठीक है, उसका प्रिज्म एंगल दे रखा है आपको कितना, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है भाई, नहीं दे रखा है, उसको बोला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.54, इसको μ2 मान लो आप। किस तरीके से कंबाइंड किया गया है, टू प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, है ना, डिस्पर्सन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। जब भी ये लैंग्वेज यूज होगी ना, तो बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, सेकंड प्रिज्म का, तो डिस्पर्जन, ध्यान से समझना, डिस्पर्जन
विदाउट डेविएशन, ठीक है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी डेविएशन नहीं हो रहा है तो नेट डेविएशन एंगल आपका 0 होगा। तो इस सिचुएशन में नेट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, A1 μ1 - 1 इक्वल टू A2 μ2 - 1। जब भी ये लैंग्वेज यूज होगी यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। पहले का एंगल कितना दे रखा है 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.45 - 1 इक्वल टू A2 कितना है सर, A2 निकालना है, या μ2 कितना है सर 1.54 - 1, A2 निकाल लो यहाँ से देखो, ठीक है। A2 आएगा आपका 30 इंटू यहाँ बचेगा 0.45, यहाँ बचेगा ओवर 0.54, तो A2 आपका निकल जाएगा। आप डिवाइड करेंगे 25, मेरे को आंसर दिया गया है तो 25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यार डायरेक्ट आप कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के काफी चांस है, ठीक है। ओके भाई, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं हमारे पास, डायरेक्ट कंसेप्ट या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये है यहाँ पे, तो आप इजिली इनको कर सकते हो, खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूँ, उसमें वोल्टेज वर्सेस टाइम आपका एक ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक एसी है, ठीक है, एसी है और ये रेक्टेंगल एसी है। द मेन पॉइंट इज दैट ये रेक्टेंगल एसी है। वो पूछ रहा है ये वोल्टेज अप्लाइड है, टाइम वर्सेस ये वेरिएशन ऐसे हो रहा है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है और नेगेटिव में भी यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो ये रेक्टेंगुलर एसी है भाई, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेरी कर रही है। आपसे पूछा है इस केस में जो आरएमएस वोल्टेज होगा, आरएमएस वैल्यू बताओ वोल्टेज की, तो नो प्रॉब्लम, जब भी रेक्टेंगुलर एसी होगी, जो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, यही इसकी आरएमएस वैल्यू आएगी कैलकुलेट होने के बाद। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 4 वोल्ट होता तो 4 ही वोल्ट लेते, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही आएगा आफ्टर ऑल, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्ट ही बता दिया मैंने कि आपने करना कैसे है, इस फॉर्म में जब भी आएगी तो यही यूज करना है, बात खत्म, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है ना, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें हम, तो इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, ओपन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी कभी टेम्परेचर के टर्म्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा तो हमेशा h/√में 3m/kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, यहाँ पे मास है, यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके बॉस, तो कर सकते हैं आप आराम से, इसको याद रखेंगे, टेम्परेचर के टर्म्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है 1.1 दैट इज 2 पॉइंट है ना, 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखा है, ठीक है। एंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, तो आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो यार वर्क फंक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है, व्हाट इज दैट, h/0, चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बाई ई करना पड़ेगा, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 2.51, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए इक्वल टू, और h/e का रेशियो मैंने आपको बताया था 4.14 10⁻⁻15 इंटू न्यू नॉट, ठीक है। तो न्यू नॉट निकालने के लिए आप क्या करेंगे 2.1, ठीक है, ओवर दिस इज 4.14, और ये ऊपर जाके 15 प्लस का हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर बन जाएगा 6.5 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट h/e की वैल्यू पता है, आपका टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी, अप्रोक्सीमेशन यहाँ से आप अप्लाई करके देख सकते हो, आपका आंसर करेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 68 क्वेश्चन में आपसे बोला गया मास डिफेक्ट दे रखा है, मास डिफेक्ट को लिखते हैं हम डेल्टा एम, वो दे रखा है 0.0303 AMU, इतना मास डिफेक्ट आपको दे रखा है, ध्यान रखो, ठीक है। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब भी मास डिफेक्ट गिवन हो, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, तो 931 इंटू मास डिफेक्ट लेंगे, और चूंकि हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम होता है 2He4, तो इसका एटॉमिक मास 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देना, आंसर बन जाएगा। तो क्या बनेगा सर 931 इंटू 0.0303/4, सॉल्व करना है यहाँ से, और लगभग आंसर आपका 7 आएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, और इसमें बोला है ट्रांजिस्टर का पैरामीटर दे रखा है बीटा, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें बीटा इतना है, तो अल्फा बताओ, क्या बात कर रहे हो, फॉर्मूला क्या होता था, बीटा इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो 99 है ना, तो इसकी जगह लिखोगे आप 99, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा सर 99 माइनस 99 अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो 99 इक्वल टू इसको उधर लेके जाओ तो 100 अल्फा, और अल्फा आपको दिख रहा है यहाँ पे 99/100 0.99, क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला, यू जस्ट रिमेंबर, ठीक है। ओके बॉस, क्वेश्चन नंबर 70 में सर्किट दे रखा है, वो बोला है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड को, नैंड को, या और को, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो देखो ये है क्या, इस पे एक इनपुट दिया है ए, और ये नॉर गेट है, ठीक है, और दूसरे वाला भी नॉर गेट ही है आपका, आप देख सकते हैं दूसरे वाला भी नॉर गेट ही है,
ठीक है, ये भी नॉर गेट है, और इसका जो इन दोनों का आउटपुट फेड किया गया, फिर से अगेन एक नॉर गेट है। तो बताओ इसका जो आउटपुट है y वो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई पहले तो समझ लो क्या है कहानी। देखो a इनपुट दिया है, जबकि इस पे ये जो सिंबल बना है इसका मतलब होता है a दोनों सेम, दो इनपुट जाएंगे और a प्लस a, ठीक है, a प्लस a मिलेगा और उसका बार भी लेना है, यानी a का बार मिलेगा आपको बार, ठीक है। यहाँ से b जाएगा, दोनों b जाएंगे इसके पास, इस तरीके का मतलब होता है सेम, दो इनपुट देने पड़ते हैं, दोनों सेम ही रहे, तो b प्लस b का बार मिलेगा, यानी b बार मिलेगा। यहाँ से a बार आया, यहाँ से b, ये नोर है, ये ऐड करेगा, यानी a बार प्लस b बार को ऐड करेगा और रिवर्स करेगा। ऐड कर रहा है इसलिए क्योंकि और है, नोर है तो उसका रिवर्स कर रहा है। तो इस पे बूलियन डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। a बार प्लस b बार को आप लिख सकते हो a डॉट b का बार, और इस पे होल बार भी है, और जब किसी पे दो बार हो तो ये कैंसिल, यानी यहाँ बचेगा a डॉट b। तो ये एंड गेट है। एक तरीका तो ये इसको करने का, ये एंड गेट है। आप बूलियन एक्सप्रेशन बना लो। दूसरा इसका ट्रूथ टेबल बना लो, उससे भी पहचान सकते हो, ठीक है, ट्रूथ टेबल से भी पहचान सकते हो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, 71 में क्या है सर? 71 एक क्वेश्चन है, एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, एक रॉड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, और यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट कर रही है किसी एंगल थीटा पे, और वो इसके अंदर जाती है और इस सरफेस पे TIR हो जाता है, उसका क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है। और इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2√3 है, सॉरी 2/√3 है, 2/√3 है, और इसके बाहर जो है वो एयर है, ठीक है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, किसी पाइप के अंदर लाइट एंटर कर रही है और उसकी किसी एक साइड से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो TIR हो गया होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन है जब एयर से जाए और पाइप के अंदर जाए, ठीक है, TIR का केस हो, तो इसमें हमेशा साइन थीटा इक्वल टू √ऑफ म्यू स्क्वायर -1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? साइन थीटा इक्वल टू √, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3 का होल स्क्वायर -1, यू कैन राइट दिस 4/3 -1, यू कैन राइट दिस √1/3। तो थीटा आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स 1/√3, चेक कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अब अदरवाइज बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72 वाहियात इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी बात करता है वो प्रिज्म की और उसमें मिनिमम डेविएशन एंगल की बात करता है, तो ये डेविएशन है, ये आई है, और मिनिमम के लिए ये इस तरीके का एक ग्राफ आपको नजर आता है। तो पहला ही ग्राफ आपका बन जाएगा, और यहाँ पे आपका डेविएशन मिनिमम होता है, आप सबको पता है। ये तब होता है जब इंसिडेंट इमरजेंस एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे तो 73 में क्या है सर? 73 में एन AC सर्किट द करंट इज दिस, करंट दे रखी है, करंट दे रखी है सर 5 साइन ऑफ 100 t - π/2, ठीक है। और वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है आपको 200 साइन ऑफ 100 t। तो बोल रहा है कि इस सर्किट में जो पावर कंजप्शन हुआ है वो निकालना है, पावर डिसिपेटेड। तो AC पावर है, क्योंकि AC करंट AC वोल्टेज है। तो देखो इनमें ना फेज डिफरेंस देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है I0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है V0, और ये 100πt, ये π/2 का फेज डिफरेंस है, π/2 यानी 90। और पावर जो होती थी याद करो, एवरेज पावर होती है V0 I0/2 cos ऑफ phi, और phi है 90, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस केस में जब भी कभी I और V के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, डिसिपेटेड पावर इज ऑलवेज 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर, समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वोटलेस करंट पूछता, वोटलेस, ये इंपॉर्टेंट है, वोटलेस पूछता, तो आप क्या करते? आप करते I0/√2 इंटू साइन ऑफ फाई, फाई है π/2, तब आपका आंसर ये आना था, ठीक है। याद रखना वोटलेस करंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 में देख सकते हो आप, सर्किट सिंपल सा एक सर्किट है, बस एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या सर? इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है कि दो कंडक्टिंग वायर यूज किए गए जिनमें कोई एलिमेंट नहीं है, और उन वायर को रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं लिया गया है, इस तरीके से अरेंजमेंट बनाया गया है। ये जो अरेंजमेंट होता है, मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये हमेशा पैरेलल होता है, 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट किए गए, पैरेलल होगा हमेशा, और इसके साथ ये जो होगा इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो पहले इसको पैरेलल में निकाल लो, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, ठीक है। ये 1 इसके साथ सीरीज में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों को हटा के अगर मैं यहाँ पे A1 लगा दूं और ये 3 लगा दूं, तो 3 1, तो करंट इसमें और उसमें सेम जाएंगे, दिस इज सीरीज। तो RAB आपके पास आ जाएगा 4 ओम, ध्यान रखेंगे इस अरेंजमेंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। 75 में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समटाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी प्रेशर पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो σ² / 2 ε0 होगा, याद रखना है,
ठीक है, याद रखना है हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे दोस्तों आपके बेहतरीन से 75 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, बढ़िया से प्रैक्टिस करें। 50 क्वेश्चंस प्लस वन के मैं आपको कराने वाला हूँ, जो बहुत जरूरी होने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है। इस वीडियो को आप बढ़िया से देखें, सारे सीट सॉल्व करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा जो 200 क्वेश्चंस दिए थे ना वहां से तो 100% 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच में आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका सॉल्यूशन आपके लिए बनाने का। और 2 दिन पहले आपके नीट एग्जाम से, तब तक छोटी छोटी वीडियो बना के मैं डालूंगा, आप उनको सॉल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। और मिलके फोड़ेंगे अपने एग्जाम को मस्त तरीके से, ठीक है गाइज। ऑल द बेस्ट।